प्रस्तुत कहानी काकी श्री सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई है। श्री सियाराम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। काकी कहानी में श्यामू नामक एक बालक जो कि अपनी माता को काकी के नाम से पुकारता है के माध्यम से उसकी माता की असमय मृत्यु के पश्चात उनके वियोग से उत्पन्न वेदना को दर्शाया गया है। कहानी में बताया गया है कि बालकों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक तथा संवेदनशील होता है और वे अपनी माता के वियोग को सहन नहीं कर पाते हैं। सारांश रूप में कहानी इस प्रकार है कि एक दिन बड़े सवेरे रोने धोने की आवाज सुनकर श्यामू की नींद खुल जाती है और वह उठकर देखता है कि उसकी काकी उमा भूमि पर सो रही है। उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है और घर के सारे लोग उसे घेर कर रो रहे हैं। जब कुछ देर बाद लोग काकी की अर्थी को उठाकर शमशान ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। वे लोगों के हाथों से छूटकर काकी के शव पर जा गिरा और उसने लोगों से कहा कि मेरी काकी सो रही है, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो। लोगों ने बड़ी कठिनता से उसे हटाया और उसे उसकी माता के अंतिम संस्कार में भी नहीं जाने दिया। एक दासी जैसे तैसे फुसलाकर उसे घर पर ही संभालती रही। कुछ बड़े समझदार लोगों ने श्यामू को बहलाने के लिए कह दिया कि उसकी माता उसके मामा के घर गई है, परंतु यह असलियत ज्यादा समय तक छुपी नहीं रही और उसके साथ खेलने वाले उसी के जैसे मासूम बच्चों ने उसे बतला दिया कि उसकी माता मामा के घर नहीं बल्कि राम जी के घर gई है। यह सुनकर श्यामू कई दिन तक तो अपनी माता को याद कर कर रोता रहा, परंतु धीरे धीरे उसके आंसू सूख गए। बस उसके हृदय का दुख कम नहीं हुआ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मूसलाधार बारिश के बाद में धरती के ऊपर का पानी तो बह जाता है और सूख जाता है, लेकिन धरती के अंदर जो नमी अर्थात गीलापन होता है वह काफी समय तक रहता है। श्यामू सारा दिन अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश को देखता और अपनी काकी को राम जी के घर ढूंढता रहता था। एक दिन उसने आकाश में उड़ती हुई पतंग देखी। न जाने क्या सोचकर उसका मन खिल उठा और उसने अपने पिता विश्वेश्वर से एक पतंग दिलवाने की प्रार्थना की। पिता ने हाँ तो कर दी किंतु पतंग मंगवा कर नहीं दी। बच्चों में सब्र कहाँ, और इधर श्यामू जल्दी से जल्दी पतंग प्राप्त करना चाहता था। ना मिलने पर वह बेचैन हो उठा और उसने इस इच्छा को पूरी करने के लिए अपने पिता के कोट की जेब से एक चवन्नी चुरा ली। उसने घर पर काम करने वाली सुखिया दासी के बेटे भोला से कहा कि अपनी दीदी से कहकर मेरे लिए पतंग और डोर मंगवा दो, मगर ध्यान रखना कि इसका किसी को पता ना चले। पतंग आ गई। पतंग की डोर बांधते समय श्यामू भोला से बोला कि वह इस पतंग को राम जी के घर भेजकर अपनी काकी को नीचे बुलाना चाहता है। उसे लिखना नहीं आता है, इसलिए वो पास वाले जवाहर भैया से इस पर पतंग पर काकी लिखवा देगा ताकि पतंग सीधे काकी के पास ही पहुंचे। भोला श्यामू का था तो हम उम्र पर थोड़ा ज्यादा समझदार था। उसने कहा कि बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन पतंग की डोर पतली है और जब काकी इसे पकड़कर नीचे आएगी तो डोर तो टूट जाएगी। श्यामू को यह बात लाख टके की लगी, अर्थात बहुत उपयोगी सुझाव लगा। अब इसके लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए उसने अपने पिता की कोट की जेब से 1 रुपया और चुराया। वह बाजार से मोटी रस्सियां मंगवाई। रस्सियां आने पर वे दोनों बड़े खुश होकर कोठी में बैठकर पतंग पर उन्हें बांध ही रहे थे कि रंग में भंग डालने के लिए क्रोध से भरे हुए विश्वेश्वर वहां आ धमके। उन्होंने धमकाते हुए पूछा
कि मेरी जेब से रुपया किसने चुराया। भोला ने डर के मारे एक ही डांट में उगल दिया कि पैसा शामू ने चुराया है। सुनते ही विश्वेश्वर ने अपना आपा खो दिया और उन्होंने शामू को 2 तमाचे जड़ दिए और उसकी पतंग भी फाड़ डाली। फिर विश्वेश्वर को भोला ने बताया कि शामू पतंग को तानकर काकी को राम जी के यहां से नीचे लाना चाहता था। यह सुनते ही विश्वेश्वर अवाक रह गए और जब उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा तो उस पर लिखा था काकी। इस प्रकार कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। कहानी का अंत अत्यंत मार्मिक है। कहानी के अंत में शायद विश्वेश्वर को पश्चाताप होता है कि वे अपनी पत्नी के गम में इतना डूब गए थे कि उन्होंने अपने इतने छोटे बालक के प्रति बिल्कुल नहीं सोचा कि वे अपनी माता को कितना याद करता होगा। मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण करें तो मुख्य रूप से 3 पात्र सामने आते हैं। पहला पात्र है श्यामू, जो कि कहानी का मुख्य पात्र है। अन्य बच्चों के समान वह भी अपनी माता से बहुत प्यार करता है। उसे भी मृत्यु की कठोर सत्यता का पता नहीं है। अपनी माता को राम जी के यहाँ से लाने के लिए वह चोरी जैसा अपराध करने को भी तैयार हो जाता है। दूसरा पात्र है भोला। श्यामू का समवयस्क है, लेकिन श्यामू से ज्यादा समझदार है। जैसे उसी ने श्यामू को डोरी की जगह मोटी रस्सी मंगवाने का सुझाव दिया। वह श्यामू का मददगार भी है। उसी ने अपनी जीजी से कहकर श्यामू को बाजार से पतंग, डोरी, रस्सी आदि मंगवा कर दी थी। तीसरा पात्र श्यामू के पिता विश्वेश्वर हैं। अपनी पत्नी की अकाल मृत्यु से वे बहुत आहत हैं और जब उन्हें यह पता लगा कि उनके बेटे ने चोरी की है तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया और श्यामू को 2 थप्पड़ जड़ दिए। लेकिन उस चोरी का कारण जानने पर उन्हें अपराध बोध भी हुआ। कहानी के शीर्षक काकी की सार्थकता को यदि हम देखें तो पता चलता है कि काकी की मृत्यु से यह कहानी शुरू होती है। श्यामू के दुखी होने का कारण काकी का वियोग ही है। काकी को ही राम जी के घर से नीचे लाने के लिए श्यामू चोरी करता है और अपने पिता से पिटता है। और विश्वेश्वर को जब पता चलता है कि श्यामू भी उन्हीं की तरह काकी यानी उमा को बहुत याद करता है तो इस बात का उन्होंने कभी ख्याल ही नहीं किया और उन्हें बहुत पछतावा होता है। इस प्रकार संपूर्ण कहानी काकी के इर्द गिर्द ही घूमती है तो कहानी का शीर्षक काकी सार्थक ही है। लेखक की दृष्टि से कहानी के उद्देश्य की बात करें तो कहानी का मुख्य उद्देश्य बाल मनोविज्ञान दर्शाना है। छोटे बच्चे अबोध अर्थात नादान होते हैं। बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें मृत्यु जैसी सत्यता का पता नहीं होता है। उन्हें नहीं पता कि राम जी के घर से कोई नहीं लौटता है। जिस तरह से श्यामू अपनी माता को राम जी के घर से लाने के लिए पतंग को आसमान में उड़ाने का उपाय सोचता है, उससे पता चलता है कि बच्चों की कल्पनाएं असीमित होती हैं। इस कहानी से हमें और पता चलता है कि बच्चों में बहुत नासमझी होती है। जैसे श्यामू के आस पड़ोस के बच्चों ने ही उसे बता दिया कि उसकी माँ तो राम जी के घर गई है, और जब भोला ने उसे डोरी की जगह रस्सी का सुझाव दिया तो वह भी श्यामू ने मान लिया। इससे यह पता चलता है कि बच्चे अपनी बुद्धि के अनुसार ही कार्य करते हैं। लेखक ने यह भी दर्शाने का प्रयास किया है कि बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। जिस प्रकार श्यामू का रोना धोना बंद देखकर किसी ने भी उसके मन की गहराई के दुख को समझने का प्रयास ही नहीं किया। सारांश में कहें तो लेखक बाल मनोविज्ञान को समझाने के उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुए हैं। धन्यवाद।